चलो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखेंगे। इसमें जो एक्चुअल में जो केमिकल है वो है क्या चीज? हॉर्मोन्स। ठीक है, इसमें जो केमिकल है वो क्या चीज है? बोलो। हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स क्या होते हैं? दे आर प्राइमरी मैसेंजर। ठीक है, दे आर प्राइमरी, इधर बैठ। अच्छा, प्राइमरी मैसेंजर। ठीक है, दूसरा और क्या होते हैं केमिकल? दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। तीसरा प्राइमरी मैसेंजर, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स स्ट्रक्चरली है। हाँ, स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है, यूटिलाइज स्मॉल अमाउंट में रिलीज होगा। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। सो दे आर हाईली डिफ्यूजिबल। आसानी से सेल में डिफ्यूज हो जाता है। पांचवा, स्ट्रक्चरली क्या होते हैं ये? हॉर्मोन्स आर स्ट्रक्चरली हॉर्मोन्स आर प्रोटीन मैक्सिमम यही होता है एंड स्टेरॉइड इन नेचर। एंड स्टेरॉइड इन नेचर मतलब बना किससे है ये भाई? इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है? तो मेनली हॉर्मोन्स होते हैं वो प्रोटीनस होते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, अमीनो एसिड की चेन से बनते हैं। अलग अलग टाइप का होता है, अमीनो एसिड हार्मोन होता है, पेप्टाइड हार्मोन्स होता है एंड प्रोटीनस हार्मोन होता है। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो ये स्टेरॉइड के नेचर का भी होता है। स्टेरॉइड जो रहता है वो कोलेस्ट्रॉल फैट मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, कोलेस्ट्रॉल से बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरली हॉर्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड स्टेरॉइड्स इन नेचर। प्राइमरी मैसेंजर है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, स्मॉल अमाउंट रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है बॉडी को। मॉलिक्यूलर वेट जो रहता है लो होता है, सो दे आर हाईली डिफ्यूजिबल एंड दे एक्ट ओनली ऑन टारगेट ऑर्गन। मतलब टारगेट ऑर्गन में ये एक्ट करेगा, मतलब इसका काम सिर्फ और सिर्फ टारगेट ऑर्गन पे होगा, है ना। हर जगह, मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लड में है, ये ब्लड में ही फ्लो करेगा। ट्रेवल कैसे करेगा ये? एंड ट्रेवल थ्रू blood from source to टारगेट। जहां से ये रिलीज होगा वहां से ब्लड के थ्रू ये ट्रेवल करेगा, जहां जरूरत है वहां तक जाएगा। ठीक, क्लियर? ये हो गया हॉर्मोन्स का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो कभी कभी आता है, समझने के लिए है। इसमें क्या चीज नहीं समझ आ रही है बताओ? अभी आते हैं प्राइमरी मैसेंजर क्या होता है ना भाई। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक ग्लैंड है ना, ग्लैंड है, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड।
एंडोक्राइन ग्लैंड है, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, अब डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड है ना। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि यहाँ से ग्रोथ हार्मोन बन रहा है, ग्रोथ हार्मोन का एक्शन मान के चलो कि हेयर्स पे है, पूरे वैसे तो पूरे बॉडी पे होता है, हेयर्स पे है, नेल्स पे है जो भी ग्रोथ आपको दिख रहा है मैं उसकी बात करूंगा, है ना, स्किन पे है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बोन्स पे है, क्योंकि बोन का भी लेंथ बढ़ाने में मेजर रोल किसका होता है, बोन का हड्डियों का लेंथ बढ़ाने में मेजर रोल किसका होता है, तो ग्रोथ हार्मोन का होता है, ठीक है। तो ऐसे पूरे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है, नॉट ओनली बोन। तो अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेगा, कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा बेटा, ब्लड में जाएगा, ठीक है, ग्लैंड से निकलेगा और ये ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू ये ट्रेवल करेगा, ब्लड के थ्रू ये ट्रेवल करेगा ये ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और ये ग्रोथ हार्मोन जो रहता है वो कहाँ जाएगा, अलग अलग टिश्यूज में जाएगा, और उसके ग्रोथ को, टिश्यू के ग्रोथ को प्रमोट करेगा। फॉर एग्जांपल एक टिश्यू है ना, ये किसी भी ऑर्गेन का टिश्यू हो सकता है, इतना सारा मैंने बताया, कोई सा भी टिश्यू हो सकता है। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये निकलेगा ब्लड वेसल से बाहर, दे आर हाईली डिफ्यूजेबल, लो मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए आसानी से कहीं भी चला जा सकता है। अब ये ग्रोथ हार्मोन जो रहता है वो सेल के अंदर जाएगा, समझ आ रहा बात, ठीक है। तो सेल के अंदर जाने के बाद ये ग्रोथ को प्रमोट करेगा, कि सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। सेल ग्रोथ कैसे होगा, या तो साइज बढ़ेगा या तो नंबर बढ़ेगा। सेल ग्रोथ क्या है, या तो साइज भाई बढ़ेगा या तो सेल का नंबर बढ़ेगा, तो वो टिश्यू का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, सीधी सी बात है ना। तो अगर ये एक सेल है, मैं इस सेल को ऐसा दिखाऊं बड़ा सा, ये न्यूक्लियस है, कोई भी सेल काम जो करता है वो मेनली कैसे करता है, मतलब कोई भी सेल को कोई एक काम करना है तो वो कैसे काम करेगा, डीएनए के सिग्नल से, जो भी डीएनए से इंफॉर्मेशन निकलेगा सेल वैसा रेस्पॉन्ड करेगा। भाई अगर किसी भी सेल का जो डीएनए है वो कोई सिग्नल सेंड करेगा, कैसे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू। भाई कोई भी सेल कैसे काम करता है, एंजाइम के द्वारा, एंजाइम प्रोटीनस होता है, समझ आ रहा है। और ये एंजाइम कैसे बनेगा, प्रोटीन कैसे बनता है डीएनए में, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू। अरे बाबा, जैसे फॉर एग्जांपल इस सेल को एनर्जी बनाना है, ध्यान से समझना, इस सेल को एनर्जी बनाना है तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। तो ये काम करने के लिए क्या चाहिए, काम करने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम, ढेर सारा एंजाइम चाहिए, समझ आ रहा है, ढेर सारा एंजाइम चाहिए। तो अब ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये कहाँ से आया सेल में, बाहर से सुना आएगा, ये सेल खुद बनाएगा, जो इसकी नीड है, जैसा इसको काम करना है वो सेल खुद ही बनाता है, ठीक है। जितने सारे एंजाइम आपको मालूम है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, दो टाइप का साइकिल, दो टाइप का एक रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, एक ग्लाइकोलिसिस हो गया, यूनिडायरेक्शनल चलेगा, और एक साइक्लिक हमारा क्रेब्स साइकिल चलेगा। तो उसके थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस कंप्लीट होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें एनर्जी बनने का प्रोसेस होता है। तो ग्लाइकोलिसिस ले लो चाहे क्रेब्स साइकिल ले लो, ढेर सारा एंजाइम चाहिए होता है, समझ आ रहा बात, ठीक है। तो ये एंजाइम कौन बनाएगा, डीएनए इटसेल्फ, डीएनए। ये डीएनए क्या करेगा भैया, आरएनए बनाएगा, फिर ये आरएनए से क्या बनेगा बेटा, डीएनए से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन बस थोड़ा बनता है, हार्मोन भी बना सकता है, वो एंजाइम भी बना सकता है, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी बना सकता है। तो यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या होता है, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, एंजाइम इज ऑल्सो अ प्रोटीन। एंजाइम भी एक प्रोटीन होता है, जैसे हार्मोन एक प्रोटीन है स्ट्रक्चरली, वैसे ही एंजाइम भी प्रोटीन है। अब ये कैसे बनेगा भैया, इस एंजाइम की जरूरत है इस रिएक्शन मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए। तो ये एंजाइम अपने आप थोड़ा बनेगा, कहीं भी जहां जरूरत नहीं वहां भी थोड़ा बनेगा है। तो ये बनाने के लिए जो सिग्नल है वो तो कहीं से होना चाहिए, तो वो जो है सिग्नल मान के चलो भैया हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या करता है, दो तरीके से सेल को सिग्नल देता है, हार्मोन दो तरीके से सेल को सिग्नल देता है। एक सिग्नल देता है सेल मेम्ब्रेन, यहां पर पहला, ठीक है, पहला तरीका ध्यान से समझना, सिग्नल यहां दिया गेट के पास। अब वो जो गेट का जो सिग्नल है वो एक दूसरा टाइप का जो केमिकल होता है
उसके द्वारा वो सिग्नल जाएगा डीएनए में। ठीक, फिर डीएनए वैसा रेस्पॉन्ड करेगा। क्लियर है बात, इतना पहला। ठीक है, तो दूसरा तरीका जो होता है वो होता है कि हार्मोन सीधा न्यूक्लियस के अंदर जाके डीएनए को सिग्नल दे रहा है। मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सीधा अंदर आया और न्यूक्लियस में सिग्नल दे रहा है, मैसेज दे रहा है। इसीलिए पहला वर्ड हम लोगों ने क्या लिखा है, दे आर प्राइमरी मैसेंजर। प्राइमरी मैसेंजर क्यों बोलते हैं, सिर्फ मैसेंजर क्यों नहीं बोले, क्योंकि दो तरीके से मैसेज डिलीवर हो रहा है। क्या दो तरीके से, पहला ये है भाई, जैसे आपको कुछ बात बोलनी है, जैसे स्कूल में होता है ना कि किसी को कुछ बात बोलनी है ना, तो दो तरीके से बात बोला जा सकता है। एक तो खुद जाके बोल दे, देख भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है। दूसरा तू बोल देना, तू बोल दे मेरे को डर लग रहा है। तो ये एक दूसरे तरीके से बात पहुंचाई जाती है। होता है ऐसा, होता है ना। देख तेरे को मालूम है वो जो है ना कुछ मैसेज तेरे लिए ऐसा एक होता है तरीका। तो मैसेज एक तरीके का नहीं, दो तरीके का है, एक तो डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली, है ना। तो प्राइमरी मैसेंजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बार सिग्नल यहाँ पर मिला, फिर इस सिग्नल को किसी दूसरे केमिकल ने न्यूक्लियस तक पहुंचाया, तो अब ये जो सिग्नल पहुंचा रहा है ये सेकेंडरी मैसेंजर हो गया। क्यों? क्योंकि ये मैसेज को दूसरी बार डिलीवर कर रहा है। पहली बार तो सेल मेम्ब्रेन पे हो गया, सेल मेम्ब्रेन से इसने सिग्नल उठाया और फिर उस सिग्नल को डीएनए तक लेके गया, तो ये सेकेंडरी मैसेंजर हो गया। और हार्मोन इसीलिए प्राइमरी मैसेंजर हो गया। समझ आ रहा है बात, प्राइमरी मैसेंजर। दूसरा तरीका क्या, डायरेक्टली न्यूक्लियस में जाके सिग्नल दे रहा है, मैसेज दे रहा है, ठीक। तो इसीलिए हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मैसेंजर। ये सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जांपल आता है, बहुत बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। CAMP, IP3, कैल्शियम आयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CAMP, IP3 एंड कैल्शियम आयन। अभी सब इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं अपन, बहुत इधर उधर का फालतू चीज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, फटाफट अभी खत्म करेंगे इसको, ठीक है। क्लियर है इतना? जो काम की चीज है अभी अपन वही करेंगे, जो रटने वाला है वो सब अपन नहीं करेंगे, है ना। तो ये सब समझाने वाली चीज है, इसको आप समझते चलो, शॉर्ट में लिखते चलो। चलिए, हो गया क्या? सेकेंडरी मैसेंजर समझ आया? सेकेंडरी मैसेंजर कहाँ होगा, ब्लड में होगा कि सेल में होगा? सेल के अंदर होगा, क्योंकि वही क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन से सिग्नल उठाएगा और न्यूक्लियस तक डिलीवर करेगा, बात खत्म। इंटरमीडिएट टाइप का काम कर रहा है ये, इंटरमीडिएट मैसेंजर हो गया, दैट इज सेकेंडरी मैसेंजर। क्लियर बेटा इतना? दूसरी चीज, तो यहाँ पर हार्मोन कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के हो गए। एक वो जो सेल मेम्ब्रेन पे मैसेज छोड़ रहा है, और एक वो जो सीधा अंदर घुस जा रहा है। देखो मैं ऐसा 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 समझ रहे, बस कई बार डायरेक्ट अपन जाके बोल देते हैं। कई लोग थोड़ा हिम्मत वाले होते हैं, कई लोग नहीं होते बेचारे। फिल्मों में दिखाता है ना, चिट्ठी देने गया और गलती से वो नहीं बोल पाया कि उसने दिया है, तो अब लड़की समझ गई सारा यही दिया है, पता पड़ा इन्हीं का हो गया चालू सब। जिसने चिट्ठी दिया था वो बर्बाद। ऐसा फिल्मों में होता है ना, कई फिल्मों में ऐसा होता है, कुछ ऐसा ट्रेजेडी हो जाता है कि जो चिट्ठी दिया है वो नहीं बता पाता कि वो दिया है। समझ रहे बात? ठीक है। और वो सामने वाले भी बढ़िया है, अरे अच्छा यही है क्या है, अब इन्हीं की कहानी चालू हो गया फिर। तो ये जो एक टाइप का, इधर ध्यान देंगे, ये जो एक पहला टाइप का जो है, जो सेल मेम्ब्रेन पे सिग्नल दे रहा है, ठीक है, ये वाला जो है ये प्रोटीनस हार्मोन होता है। तो जितने भी प्रोटीनस हार्मोन होते हैं वो सिग्नल कहाँ देते हैं भैया, सेल मेम्ब्रेन पे। आता है क्वेश्चन, ठीक है। और ये कौन है, ये स्टेरॉयड हार्मोन। जितने स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, है ना, जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, आगे देखेंगे एग्जांपल, जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो सिग्नल डायरेक्टली कहाँ देते हैं, सेल के अंदर डिफ्यूज होकर के सीधा न्यूक्लियस में मैसेज डिलीवर करते हैं। क्लियर है बात? स्टेरॉयड हार्मोन में एग्जांपल लिखेंगे,
sex hormone like estrogen, testosterone, thyroxine, etc. And cortisol, क्या हुआ? कॉर्टिसोल क्या हुआ? हाँ बेटा, क्या है कॉर्टिसोल? कब आया? अच्छा, बॉय मॉलिक्यूल। तो क्या आंसर था? वो भूल गए वही, इसको बोला करो ना, टाइपिस्ट को। अरे टाइपिस्ट को बोला करो ना, आंसर की तो रहता है ना, भेज देगा तुरंत। हमारे मेरे हमको भेज चुका है, हमको भेज चुका है, तुरंत भेज देगा। या फिर ना ये बात होगी कि वो ग्रुप में ऐड नहीं होगा क्रैश कोर्स वाला, ठीक है। छाया को बोलना, छाया को ऐड कर देगा। हाँ बोलो। स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं, जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन होता है ना, एल्डोस्टेरोन हो गया, ठीक है, ये कोर्टिसोल हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, ये सब स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल फैट मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, ठीक है, वो प्रोटीनस नहीं होता, पहला। इसीलिए सेक्स हार्मोन बनाने के लिए फैट जरूरी होता है, फैट खाना जरूरी होता है। कई लोग फैट ही नहीं खाते, सेक्स हार्मोन भी नहीं बनता है। समझ आ रहा बात? ठीक है। अब ये जो हॉर्मोन्स है, ये सभी के सभी सेक्स हार्मोन नहीं भैया, मैं एग्जांपल दिया। स्टेरॉयड हार्मोन जो होता है ये डायरेक्ट सिग्नल न्यूक्लियस में देता है, ठीक है, ये दूसरे टाइप का। प्रोटीनस हार्मोन का एग्जांपल लिख लेंगे आप लोग, जो बुक है एनसीईआरटी, एक दो तो मेरे को आप रखे, लिख दो। सबसे लास्ट में देखो, फटाफट उसको नोट करो, अभी अभी, तुरंत तुरंत। 340 340 340 340, ठीक है। उसमें पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीनस हार्मोन दिख रहा है, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीनस हार्मोन। लिखो फटाफट। प्रोटीनस हार्मोन की कैटेगरी होती है, मैंने बताया आप लोगों को, प्रोटीन, पेप्टाइड। पेप्टाइड मतलब स्मॉल चेन ऑफ अमीनो एसिड, है ना, अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है, कुल मिला के सब प्रोटीनस ही है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है, और अमीनो एसिड डेरिवेटिव समझते हो, एक अमीनो एसिड से मिलके कोई हार्मोन बना है ना। तो इसमें देखो स्पेशली एपिनेफ्रिन, अमीनो ऐसे लिखना बेटा, नीचे से ऊपर लिखना, अमीनो एसिड डेरिवेटिव। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरा जगह कम है, सबको क्या है साथ ही साथ लिख लो अभी। जैसे प्रोटीनस हार्मोन में अमीनो एसिड डेरिवेटिव, एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन, देन दूसरा आइडोथैरोनिन, ये भी टायरोसिन अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है टायरोसिन अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, तो आइडोथैरोनिन, आइडोथैरोनिन, थायरोक्सिन, देन तीसरा पेप्टाइड्स,
पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन, इनको छोड़ के बाकी सब। स्टेरॉयड हार्मोन तो हम लोगों ने लिख लिया। स्टेरॉयड हार्मोन में एक और लिख लेना, प्रोजेस्टेरॉन। ये एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन है ना, कॉर्टिसोल एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये इधर का इंपॉर्टेंट है, ये आता है बार बार, ठीक है। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब आता है। प्रोजेस्टोजन वो एक सेम केमिकल है, हाँ केमिकल, प्रोजेस्टोजन केमिकल सेम होता है। प्रोजेस्टोजन जो रहता है वो केमिकली मतलब केमिकली सिंथेसाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन होता है। नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, केमिकली सिंथेसाइज है तो प्रोजेस्टोजन बोल देते हैं, जो टैबलेट्स के फॉर्म में आता है। हो गया। अब इसमें एग्जांपल लिख लो, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीनस हार्मोन में इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमस हार्मोन। जितने भी पिट्यूटरी हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ठीक है, और पैंक्रियाटिक हार्मोन। देखो एकदम सिंपल तरीके से लिख सकते हो, पैंक्रियाटिक हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन। यहां से एक क्वेश्चन आता है, कहां से? इनका जो क्लासिफिकेशन है, हार्मोन्स का जो क्लासिफिकेशन है कि किस किस कैटेगरी का हार्मोन होता है। मैंने आपको ये बता दिया कि हार्मोन जो है वो कितने कैटेगरी का है, 2 कैटेगरी का है ना। किसके बेसिस पर बता दिया? इनके फंक्शन के बेसिस पर, कि भैया कौन सेल मेम्ब्रेन पे जाएगा, कौन न्यूक्लियस पे सिग्नल देगा। फिर मैंने ये बता दिया कि जो हार्मोन होते हैं, है ना, उनके नाम क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन है, और ये बेसिक कैटेगरी वाले हार्मोन है। स्टेरॉयड हार्मोन के एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में, है ना, और प्रोटीनस हार्मोन के भी एग्जाम्पल आते हैं, ठीक। तो भैया सीधी सी बात है, इसको छोड़ के बाकी सब वैसे ही प्रोटीनस हार्मोन या अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन ध्यान रखना आता है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव समझते हो? मतलब अमीनो एसिड से डिराइव होकर के वो हार्मोन बन रहा है, ठीक। दैट इज एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड आइडोथैरोनिन, दैट इज थायरोक्सिन, एंड पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीनस हार्मोन, पैंक्रियाटिक हार्मोन। पैंक्रियाटिक हार्मोन में 2 मेजर हार्मोन की स्टडी करते हैं हम, कौन कौन सा? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। हो गया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बेसिक अभी बताया इससे बहुत क्वेश्चन आता है। देन जो डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को 340, 341, 340, 341, ये दोनों डायग्राम से आता है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 340, 341। इसमें आप देखोगे तो जो डायग्राम है ए एंड बी, ए क्या है, क्या दिखा रहा है? सिग्नल दे रहे हैं सेल मेम्ब्रेन पे, फिर वो अंदर जा रहा है, रेस्पॉन्स, साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयन, समझ रहे बात को, है ना, सेकेंडरी मैसेंजर। देन उसके बाद जाएगा सीधा अंदर न्यूक्लियस में, देन उसके बाद न्यूक्लियस में उसका काम होगा। दूसरा क्या है, डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर डायरेक्टली न्यूक्लियस में सिग्नल जा रहा है। ये क्या है? हाँ, स्टेरॉयड हार्मोन। बस ये, बस तो समझ रहे हैं आपको, डायग्राम आता है एग्जाम में। अब आपसे डायग्राम पूछ के ये पूछ देगा कि कौन सा हार्मोन ऐसा कर रहा है, हार्मोन का नाम दे देगा, कौन सा हार्मोन ऐसा कर सकता है, ठीक है। चलो देन उसके बाद हटा दो इसको। इतना समझ आ गया आप लोगों को कि हार्मोन कैसे ट्रेवल कर रहा है। अब ये जो हार्मोन जो है, ये जो हार्मोन है, ये मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड बताया। एंडोक्राइन ग्लैंड की क्या खासियत होती है? हाँ, जो भी सिक्रीशन होता है,
सिक्रेशंस जो रहता है वो रिलीजेस, सिक्रीट कहाँ होगा, सिक्रेशंस रिलीजेस into the blood vessel of ग्लैंड। तो ग्लैंड जो रहता है वो दो टाइप का होता है, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। इसका बेसिक समझ लीजिए। एक्सोक्राइन क्या होता है, जहां बनेगा वहां रिलीज नहीं होगा, किसी दूसरे जगह, जैसे फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से ज्यादा अच्छा समझने के लिए है पेनक्रियास, लीवर ले लो। जैसे लीवर है यहाँ, ठीक है, इसका सिक्रेशन कहाँ जाता है, ड्यूडेनम। ठीक है, ये स्टमक है, इधर देखेंगे, ये स्टमक है, ये ड्यूडेनम है। तो ये लीवर है, लीवर का जो सिक्रेशन है वो कहाँ जाएगा, डक्ट के थ्रू जा रहा है यहाँ फूड डाइजेशन के लिए। वैसे ही पेनक्रियास का भी होगा, पेनक्रियास यहाँ है और इसका सिक्रेशन डक्ट के थ्रू जा रहा है। तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है इसमें क्या खासियत है, पहला डक्ट होता है। एक्सोक्राइन, एक्सो मतलब बाहर की तरफ सिक्रेशन हो रहा है, मतलब ग्लैंड में सिक्रेट नहीं हो रहा है, जो भी केमिकल है वो ग्लैंड के अंदर सिक्रेट नहीं हो रहा है, ग्लैंड के बाहर हो रहा है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब ग्लैंड के अंदर ही सिक्रेट हो जाए। ग्लैंड के अंदर कहाँ सिक्रेट होगा, ग्लैंड के अंदर जो ब्लड वेसल है उसी में सिक्रेट हो जाए। ठीक है, समझ आया, ग्लैंड के अंदर जो ब्लड वेसल है उसी में सिक्रेट हो जाएगा। चलो हटा दूं। अब ग्लैंड के अंदर कैसे सिक्रेट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड का देखेंगे, यही बता दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो छोटे छोटे, मान के चलो बेटा कुछ टिश्यू हैं, स्पेशल टाइप के टिश्यू हैं, सेल्स हैं। अब ये इसी के आसपास क्या है बेटा, ब्लड वेसल है ऐसा, ठीक है। तो ये जो सिक्रेशन है वो क्या होगा, अब ये सेल है, कोई भी एक स्पेसिफिक सेल है जो हार्मोन बनाएगा। अब ये सेल क्या करेगा, अपना जो भी मटेरियल है उसको यहाँ पर सिक्रेट कर देगा, हार्मोन। इधर देखो, अब ये हार्मोन कहाँ चले गया, ये क्या है, ये ब्लड वेसल है, दैट इज कैपिलरी है। समझ आया। तो ये जो टिश्यू है या सेल है, उससे मटेरियल निकला, हार्मोन केमिकल बना, और बनने के बाद कहाँ रिलीज हुआ, अपने आसपास के ब्लड वेसल में। कहाँ, ग्लैंड के अंदर ही। वही अगर हम देखें पेनक्रियास का फॉर एग्जांपल, तो अब यहाँ ये क्या, यहाँ पर टिश्यू है, ठीक है। अब ये डक्ट है, अब ये निकला यहाँ, इस डक्ट में रिलीज हुआ, ब्लड वेसल में नहीं, डक्ट में रिलीज हुआ, और ये डक्ट के थ्रू ग्लैंड से दूसरे तरफ, ये डक्ट है, इतना हिस्सा डक्ट है इसका। अब मान के चलो ये ड्यूडेनम है, उसमें रिलीज हो रहा है डक्ट के द्वारा, लेकिन यहाँ पर कहाँ रिलीज हो गया, ब्लड वेसल में रिलीज हो गया। अब ये ब्लड वेसल में जो हार्मोन आया है, ये हार्मोन इस ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रेवल करेगा, पूरे बॉडी में ट्रेवल जरूर करेगा, लेकिन वो वही यूटिलाइज होगा जहां पर उसको यूटिलाइज होना है, दैट इज टारगेट ऑर्गन पे। तो मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, दे एक्ट ओनली ऑन टारगेट ऑर्गन। समझ आ रहा बात, लो मॉलिक्यूलर वेट है इसलिए फटाफट कहीं भी डिफ्यूज हो जा रहा है, कहीं भी घुस जा रहा है। ठीक है, समझ आ गया बात, हटा दूं। चलो तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन समझ गए कि नहीं समझे, समझ आ गया। देन दूसरी चीज, एक होता है होलोक्राइन ग्लैंड और एक होता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अभी पूरा थोड़ा बेसिक कर लेते हैं, फिर सीधा हार्मोन में अपन आएंगे। एक होता है होलोक्राइन और एक
हेट्रोक्राइन, होलोक्राइन और हेट्रोक्राइन। क्राइन मतलब सिक्रेशन, क्राइन मतलब सिक्रेशन, सिक्रेशंस, ठीक है। होलो का मतलब होता है कि ऐसा ग्लैंड जो प्योरली एक ही काम कर रहा है। हेट्रो मतलब डिफरेंट वर्क कर रहा है, डिफरेंट टाइप का सिक्रेशन, है ना। होलोक्राइन में जो एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पिट्यूटरी, है ना, थायराइड एक्सेट्रा, ये मेन मकसद नहीं बताना। हेट्रोक्राइन मेन मकसद है, जिसमें क्या हो रहा है बेटा, दो काम कर रहा है, हार्मोन के अलावा भी कोई काम कर रहा है ना। एग्जाम्पल पेनक्रियास, पेनक्रियास इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्यों? पेनक्रियास क्या बना रहा है, डाइजेस्टिव जूस भी बना रहा है, पेनक्रियाटिक जूस, समझ आ रहा है, और दूसरा हार्मोन भी बनाता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो दोनों काम कर रहा है, हार्मोन के अलावा पेनक्रियाटिक जूस भी बना रहा है, दैट इज डाइजेस्टिव जूस बना रहा है। तो दो काम किया। टेस्टिस, ओवरी, क्या है भाई, टेस्टिस का और ओवरी का काम क्या है, सेक्स हार्मोन बनाता है, साथ में और क्या करता है, गैमेट्स भी बनाता है। तो दो काम हुआ, तो वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। समझ आ गया हेट्रोक्राइन होलोक्राइन। आप अपने हिसाब से लिख लेना वर्ड्स कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, ग्लैंड विच सिंथेसाइज अदर मटेरियल या विच प्रोड्यूसेस अदर मटेरियल, ठीक है, अदर देन मतलब विथ हॉर्मोन्स, अदर मटेरियल विथ हॉर्मोन्स। चलिए बेसिक समझ आ गया। अब ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड में आते हैं, सिस्टम में आते हैं। 332 में देखोगे तो बहुत सारा 332 एनसीईआरटी का डायग्राम, एनसीईआरटी में देखो 332 332 पेज नंबर में लोकेशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड दिखा, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी एंड टेस्टिस। अब एक ही ह्यूमन में ओवरी और टेस्टिस दोनों दिया हुआ है, ऐसा नहीं होता है, वो ऑप्शन है। अब दो दो तो थोड़ा बनाएगा, सिर्फ ओवरी और टेस्टिस के लिए पूरा एक डायग्राम अलग से बनाना पड़ता है। तो अगर मेल हुआ तो टेस्टिस, अगर फीमेल हुआ तो ओवरी, ये वाला बात है, ठीक है। सीधा हाइपोथैलेमस से चालू करते हैं। सीधा हाइपोथैलेमस से चालू करेंगे। हाइपोथैलेमस क्या होता है बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ विच ब्रेन, फोर ब्रेन, है ना। तो जैसे मान के चलो ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है, वैसे इतना बड़ा नहीं होता पिट्यूटरी और इतना छोटा नहीं होता हाइपोथैलेमस, समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाइपोथैलेमस बड़ा होता है, पिट्यूटरी छोटा होता है, तो थोड़ा बड़ा ही बना देते हैं। हाइपोथैलेमस जो है, इसमें जो हॉर्मोन्स बनते हैं बेटा, है ना, वो दो तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्रांसफर होता है। यस, और हाइपोथैलेमस में सारे रिलीजिंग हार्मोन बनते हैं। रिलीजिंग हार्मोन का मतलब क्या होता है, RH। जो भी हार्मोन पिट्यूटरी में बनेगा उसको रिलीज कराने वाला हार्मोन बनता है कहाँ पर, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड का जितना भी हार्मोन है वो बिना हाइपोथैलेमस के रिलीज नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं बताऊं, पहले अपन पिट्यूटरी ग्लैंड भी देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी को और क्या बोलते हैं,
साथ साथ बता दे रहा हूं दोनों का। एंटीरियर पिट्यूटरी को और क्या बोलते हैं? ऐसे एकदम बोधा जैसे बैठे हैं। अरे और क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, और पार्स डिस्टेलिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये आता है एग्जाम में, और पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। चलो, एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हॉर्मोन्स हैं उसके नाम हैं, पहला ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को और क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रोपिक या ट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। दूसरा TSH, तीसरा ACTH, चौथा GNH, पांचवा PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या कितने टाइप के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं? 5 आपको ध्यान रखना है। ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। दूसरा TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थोड़ा शॉर्ट में लिखते जाओ फटाफट। TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और ACTH क्या है? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ACTH क्या है? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। फटाफट लिखो। GNH क्या है? शर्म करो, अभी 12th में पढ़े हो आप लोग। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। PRL क्या है? प्रोलैक्टिन, ठीक है। चलिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन रिलीज होगा, रिलीजेस 2 हार्मोन्स, ADH एंड, और इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, अपन पिछले एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़े हैं। एंड दूसरा ऑक्सीटोसिन, दूसरा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। सिंथेसाइज एंड सिक्रीट, देखो इधर देखो, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट, और ये खाली रिलीजेस और सिक्रीट, सिक्रीट बोलेंगे, नॉट सिंथेसाइज, ओनली रिलीज। सिंथेसाइज एंड सिक्रीट, और सिक्रीट और रिलीज, है ना। यहां पर मैंने सिंथेसिस नहीं लिखा है, यहां मैंने सिंथेसिस नहीं लिखा है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता है। तो ये जो दोनों हार्मोन है कहां से पैदा हुआ? हाइपोथैलेमस से, ठीक है। हाइपोथैलेमस में ऑक्सीटोसिन एंड ADH सिंथेसाइज होता है, ठीक। क्लियर हो रहा है? रिलीज कहां से होगा? पोस्टीरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है एग्जाम। रिलीज कहां से होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। हो गया? अब इधर देखो, यहां तक समझ आया? तो एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के नाम है। सिंथेसाइज रिलीज दोनों करता है, वो सिर्फ रिलीज करता है, सिंथेसाइज नहीं करता है। सिंथेसाइज इधर होता है। अब ये जो हार्मोन यहाँ पर से रिलीज होगा, वो हार्मोन को रिलीज करने के लिए रिलीजिंग हार्मोन की आवश्यकता होती है। तो फिर कितने टाइप के रिलीजिंग हार्मोन होंगे बताओ? ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन,
ठीक है। तीसरा एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। चौथा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पांचवा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो अब ये क्या बता रहा हूं मैं, हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन बनते हैं वो सारे के सारे हार्मोन किसके लिए होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये 5 हार्मोन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे साथ में। और ये क्या बनाता है, इनहिबिटरी हार्मोन भी बनाता है, इनहिबिटरी हार्मोन भी बनाता है। समझ आया, इसको IH बोलते हैं। अब इनहिबिटरी हार्मोन किस टाइप का होगा, अरे भाई पांचों हार्मोन को इनहिबिट करने वाला होगा। उसमें से एक का नाम ध्यान रखना है आपको, एक इनहिबिटरी हार्मोन IH। अब IH कितने टाइप के होंगे, तो सीधी सी बात है, ये भी 5 टाइप का। ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन, इसको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन। और बाकी वही होगा बेटा, थायराइड इनहिबिटरी हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन इनहिबिटरी, GnIH, PRIL। समझ आया, समझ आ रहा है बात। तो हाइपोथैलेमस से क्या बन रहा है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन। फॉर व्हाट, फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन किसके लिए होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के लिए होता है। तो जब तक PRH एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल नहीं देगा, तब तक एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज नहीं होगा, क्या नहीं बनेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। समझ आ रहा बात, ना बनेगा ना रिलीज होगा। ठीक, क्लियर है इतना, चलो समझ आ गया। बात ये होती है कि यहां से यहां तक कैसे आएगा, कोई भी हार्मोन कैसे एक से दूसरी जगह जाता है, कैसे जाता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है हार्मोन का, ब्लड। वही सीधी सी बात है, यहां से ब्लड के थ्रू जाएगा, है ना। चलो अब यहां से ब्लड के थ्रू ट्रेवल करेगा ऐसा। समझ आया बेटा, ठीक है। अब इधर देखेंगे, अब यहां जो भी टिश्यू होगा वहां से एक अलग ब्लड वेसल निकलेगा। जो भी टिश्यू होगा वहां से अलग ब्लड वेसल निकलेगा ऐसा। समझ रहे हो कलर डिफरेंस थोड़ा सा। अब ये जो है ये हार्मोन लेके निकलेगा, तो यहां से यहां तक जो आया। अब देखो बेटा, आप लोगों ने पोर्टल सिस्टम पढ़ा है, पोर्टल सिस्टम पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। कोई भी ब्लड वेसल हार्ट से निकलता है, बॉडी में जाएगा, बॉडी से फिर हार्ट में जाएगा, कोई सा भी हो, सेम कॉन्सेप्ट। हार्ट से निकला वो हमेशा आर्टरी होगी, हार्ट से जो निकल रहा है ब्लड वेसल हमेशा आर्टरी होगी, चाहे वो कहीं भी जाए, इवन वो लंग्स में भी जाएगा तो भी वो आर्टरी कहलाएगा, भले वो डीऑक्सीजनेटेड लेके जाए, लेकिन हार्ट से जो निकलता है ब्लड वेसल वो पल्मोनरी आर्टरी होती है। एओर्टा भी एक आर्टरी होती है, समझ आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होता है आर्टरी और वेन के लिए। और बॉडी से जो ब्लड वेसल निकल रहा है, बॉडी ऑर्गन से जो भी ब्लड वेसल निकल रहा है, ठीक है, वो हमेशा वेन होती है। और वेन हमेशा कोई भी एक ऑर्गन से निकलेगी और वो हार्ट में ही एंटर करेगा,
वो ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे मतलब नहीं। बॉडी ऑर्गन से वेन निकल रही, बॉडी ऑर्गन से ब्लड वेसल निकल रहा है ना, ठीक है, वो हमेशा वेन होगा, और हार्ट से जो ब्लड वेसल निकल रहा है वो हमेशा आर्टरी होगा। समझ आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो कोई भी जो बॉडी ऑर्गन है, कोई भी जो बॉडी ऑर्गन है वो हमेशा वेन ही लेके निकलेगा, ऐसा बॉडी ऑर्गन है, ठीक है, वो वेन होता है। क्या कोई एक ऑर्गन से ब्लड वेसल निकलेगा और वो किसी दूसरे ऑर्गन में जाएगा? कायदे से ऐसा नहीं होता। क्यों? ऑर्गन से निकलेगा सीधा हार्ट में ही जाएगा, ऐसा नहीं कि दूसरे ऑर्गन में चलेगा, दूसरा वाला तीसरे में चला गया, ठीक है, देख मेरे पास ये है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो एक ऑर्गन से निकलेगा दूसरे ऑर्गन में जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? तो अगर ऐसा हुआ तो यहां पर ब्लड कहां से आया? हार्ट से ही आएगा। तो एक ऑर्गन से निकलने के बाद अगर दूसरे ऑर्गन में गया तो वो कौन सा ब्लड वेसल होगा? किसी ऑर्गन में घुस रहा है, और ऑर्गन में अगर घुस रहा है तो वो हमेशा आर्टरी होती है कायदे से, लेकिन एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा रहा है तो वो क्या होगी? वो वेन ही होगी, लेकिन वो सिंपल वेन नहीं होगा, उसको हम पोर्टल वेन बोलते हैं, ठीक है। कौन सा वेन? पोर्टल वेन। पोर्टल वेन, पोर्टल वेन दो जगह होता है हमारे बॉडी में। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल से लीवर के बीच में, ठीक है। तो होता ये, इधर ध्यान दो, पहले समझ लो। एलिमेंट्री कैनाल से जो भी न्यूट्रिएंट लेकर के ब्लड वेसल निकलता है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है पूरा, इंटेस्टाइन, स्टमक से लेकर के जो भी ब्लड वेसल निकला, वेन निकला, ये वेन को कायदे से कहाँ जाना चाहिए भाई? ऑर्गन से निकल के कहाँ जाना चाहिए? हार्ट में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो हार्ट में नहीं जाता, वो लीवर में घुसता है। लीवर में घुसता है इसीलिए तो शराब पीने के बाद लोग मरते नहीं हैं, नहीं तो निपट जाएंगे कई लोग। अगर कोई एक बोतल शराब पीता है तो मरने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं, लेकिन अगर मैं आधा भी अगर ब्लड में इंजेक्ट कर दूं डायरेक्टली तो मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्कोहल डायरेक्टली अब ब्रेन पे अटैक करेगा। समझ आ रहा बात? तो अनकॉन्शियसनेस ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जैसे कोई शराब पी रहा है तो वो अल्कोहल इंटेस्टाइन, स्टमक में भी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो स्टमक इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो, मेनली स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो स्टमक से एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में गया। अब ये ब्लड कायदे से कहाँ जाना चाहिए? वेन है ये, इसको कहाँ जाना चाहिए? हार्ट में जाना चाहिए। ये हार्ट में नहीं जाता, ये लीवर में जाता है। लीवर में फिर अल्कोहल ब्रेक डाउन होता है, डिटॉक्सिफाई होता है, एक प्रकार से डिटॉक्सिफाई होता है। देन उसके बाद लीवर से निकलेगा, देन हार्ट में जाएगा। तो इस टाइप के वेन को पोर्टल वेन बोलते हैं। समझ आ रहा है? और इंटेस्टाइन और लीवर के बीच का जो पोर्टल वेन होता है उसका एक नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। दूसरा जगह कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में। यहां देखो, ये क्या है भैया? ये क्या है? ये वेन, ये वेन है ना। तो ये वेन कायदे से निकल के हाइपोथैलेमस से कहाँ जाना चाहिए? हार्ट में जाना चाहिए। कहाँ घुस रहा है ये? दूसरे स्ट्रक्चर में, पिट्यूटरी ग्लैंड में घुस रहा है। तो ये क्या सिंपल वेन है? नहीं, ये भी एक पोर्टल वेन है। किस टाइप का वेन है? पोर्टल वेन। अब पोर्टल वेन तो एक, इधर सुन लो, पोर्टल वेन तो बेटा एक नाम है कि एक ऑर्गन से निकला दूसरे में गया, वो वेन पोर्टल वेन हो गया। लेकिन जहां वो एंटर कर रहा है उसके हिसाब से उसका नाम रखा जा सकता है। जैसे कि इंटेस्टाइन से निकला लीवर में गया था तो उसका नाम क्या रखे थे? हेपेटिक। कहाँ घुस रहा था? हेपेटिक मतलब लीवर में घुस रहा था। ये यहाँ कहाँ घुस रहा है? एडेनोहाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स डिस्टालिस। समझ आ रहा बात? इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे? हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। समझ आ रहा है? हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, इसका नाम क्या है? हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। तो ध्यान रखेंगे, जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है या इनहिबिटरी हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन से वेन के थ्रू ट्रेवल करेगा? हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है। अब ये जो वेन आया वो सारे के सारे जो टिश्यू हैं, जो ये सारे हार्मोन बना रहे हैं, उन टिश्यू को स्टिमुलेट करेगा या इनहिबिट करेगा, उसके हिसाब से ये हार्मोन निकलेगा
या नहीं निकलेगा। क्लियर हो रहा है बात। दूसरा, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीटोसिन एडीएस सिंथेसाइज कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस। तो रिलीज कहाँ से हो रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो भैया ये वहां तक जाएगा कैसे? एवरी हार्मोन ट्रेवल्स थ्रू ब्लड, लेकिन यहां पर ब्लड से ट्रेवल नहीं होता, एक्सेप्शनली। ठीक है, थोड़ा स्पेशल है यहां पर। तो यहां पर कैसे ट्रेवल होता है? न्यूरॉन्स के थ्रू, मॉडिफाइड न्यूरॉन्स। ठीक है, तो यहां पर से कुछ जो मॉडिफाइड न्यूरॉन्स हैं उसके थ्रू ये यहां पर आएगा। समझ आ रहा है बेटा? ये क्या है? एक मॉडिफाइड न्यूरॉन है। न्यूरॉन होता क्या काम के लिए है? इम्पल्स या करंट या सिग्नल ट्रांसमिशन के काम आता है। कोई भी एक सिग्नल करंट को, इम्पल्स को ट्रांसफर करता है। अब ये क्या काम कर रहा है? हार्मोन को ट्रांसफर कर रहा है। समझ आ रहा बात? इतना कर लो, फटाक से करो। चलो, हो गया। तो इस मॉडिफाइड न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? न्यूरो सिक्रीटरी न्यूरॉन। न्यूरो सिक्रीटरी न्यूरॉन। क्लियर है? समझ आ गया? डायग्राम देखेंगे। 333, 333, 333 डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। एक न्यूरॉन दिख रहा होगा आपको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जा रहा है सीधा। तो क्या लेके जा रहा है? एडीएच और ऑक्सीटोसिन। और एक देख रहे होगे पोर्टल सर्कुलेशन, दिख रहा है? जो ब्लड वेसल है वो एंटर किया हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस से ब्लड वेसल कहाँ एंटर किया? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर बाहर जा रहा है। समझ आया? हाइपोथैलेमस से फिर ब्लड वेसल बाहर जा रहा है। ऐसे बाहर एक तो निकला हुआ नहीं है जी, ऐसा टाइप, ऐसा निकला हुआ, वो क्या है? ब्लड वेसल बाहर जा रहा है और एक ब्लड वेसल अंदर आ रहा है, जो हाइपोथैलेमस में। एक होता है पोर्टल सर्कुलेशन और एक होता है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स और न्यूरो सिक्रेटरी न्यूरॉन। क्लियर है बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हटा दें? चलिए, अब आते हैं सीधा क्या क्या बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। एक एक करके सारे हार्मोन्स की स्टडी करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन देखेंगे, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स का स्टडी करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन में सबसे पहला क्या देखेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। सबसे पहला
ग्रोथ हार्मोन, और इसको क्या बोलते हैं? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। क्योंकि सिर्फ ग्रोथ हार्मोन मत याद रखना, नहीं तो लटक जाओगे। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। आप कभी ये मत सोचना कि ग्रोथ हार्मोन सिर्फ और सिर्फ हड्डी के साइज को इंक्रीज करता है या बोन डेवलपमेंट करता है और हाइट बढ़ाता है, ऐसा नहीं है। पूरे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे हेल्प करता है। आप जो बचपन से जो बड़े हुए हो, अभी छोटे से बड़े हुए हो, ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन के कारण है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के कारण है। बाकी लोग ऐसा नहीं है कि पानी भरते रहते हैं, कुछ काम धाम नहीं है। बाकी हार्मोन का भी रोल है, बट ग्रोथ हार्मोन मेजर रोल होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। अच्छा, मेरा ग्रोथ अब ग्रोथ हार्मोन का अब मेरे काम है क्या मेरे बॉडी में? मेरा हाइट वेट बढ़ गया, ग्रोथ डेवलपमेंट हो गया। अभी कुछ काम है मेरी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की? ऐसा कुछ खास नहीं कि बिल्कुल नहीं। मेरे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन काम कर रहा है कि नहीं? अब हो गया ना बड़ा। हाँ, सही बोल रही है। हाँ, अभी तो बताया था शुरू शुरू में ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है। बॉडी में जो भी ग्रोथ हो रहा है उन सब में रिस्पॉन्सिबल है। समझ आ रहा है? तो ग्रोथ हार्मोन पैदा होने से लेकर के मरते तक काम करता रहेगा। समझ आ रहा है? चलो, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। स्केलेटल ग्रोथ, स्केलेटल ग्रोथ, ये सब याद करने वाला, समझाने वाला चीज अपन देखेंगे। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ऑब्वियसली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है। क्यों हेल्प कर रहा है बताओ, कौन बताएगा? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, भाई बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन का जो एसिमिलेशन है, प्रोटीन का यूटिलाइजेशन है, वो ग्रोथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस में बढ़ जाता है। ग्रोथ हार्मोन अगर अच्छा है बॉडी में तो प्रोटीन वगैरह अच्छा यूटिलाइज होता है। इसको ब्यूटी हार्मोन भी बोलते हैं, इसीलिए ब्यूटी हार्मोन है ना। लड़कियों का चेहरा एकदम खिल गया है, ऐसा क्या? यही है क्या? ब्यूटी प्रोडक्ट है मतलब ये। ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन ले सकते हैं, ज़्यादा भी होगा तो भी दिक्कत है, कम होगा तो भी दिक्कत है। जीवन में संतुलित होना चाहिए, चीजें बैलेंस होना चाहिए, है ना। कम हो गया तो क्या होगा? अभी ब्यूटी हार्मोन है मतलब क्या? स्किन टेक्सचर को मेंटेन करता है। भाई आप लोग देखे होगे ना, ऐसे जो आता है स्क्रबर, ऐसा ऐसा स्क्रबर, ऐसा आता है ना स्क्रबर, उससे वो होता है ग्लो। जैसे स्क्रबर के इस्तेमाल के पानी डाले चमकना चालू, जैसे एलईडी लगा दी है जाना मानो, है ना, चमकता है ना चेहरा। तो क्यों ऐसा होता है? क्यों? स्क्रबर में क्या है? फाइन वो एप्रिकॉट स्क्रब ऐसा आता है ना, एक वो क्या होता है, अखरोट का जो छिलका होता है उसको पीस देते हैं और क्रीम में मिला देते हैं, हो गया एप्रिकॉट स्क्रब। क्या है? समझ आ रहा है बात? और कुछ थोड़ी ना है। तो इससे करने से क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल होता है, सॉलिड पार्टिकल, वो स्किन के जो डेड सेल्स है उसको रिमूव कर देता है छील के, है ना। और उससे क्या होगा, अगर डेड सेल रिमूव होगा तो जो फ्रेश सेल्स होते हैं, न्यू सेल्स होते हैं, तो थोड़े से जो जवान सेल हैं, तो उसके कारण स्किन थोड़ा सा फ्रेश और हेल्दी फील होता है, ग्लो, ऐसा। समझा? ये कॉन्सेप्ट है। वो तो भाई मम्मी लोग भी करते थे बचपन में, नारियल बूझ पकड़ के रगड़ देते थे चेहरे पे, नहीं तो कपड़ा को पकड़ के रगड़ देते थे, करते थे ना। तो क्या है वो भी तो एक प्रकार स्क्रबिंग हो गया। स्क्रबिंग मेन मकसद होता है, उससे डेड सेल रिमूव होता है, तो थोड़ा सा जो हेल्दी सेल है उसके कारण। अब अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा या कम होगा तो जो स्किन के जो सेल्स हैं वो नए जो बनते हैं वो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो क्या होगा? डेड सेल ज्यादा हो जाएगा,
अगर नया सेल जल्दी जल्दी नहीं बनेगा तो डेड सेल पड़ा रहेगा, जिसके कारण डल डल सा लगेगा स्किन। समझ आ रहा बात? तो कई जो एडल्ट्स है उसमें अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो वो जवान लगेंगे ज़्यादा कि बूढ़े लगेंगे? बूढ़े लगेंगे। लोग जो बुजुर्ग होते हैं उनमें ग्रोथ हार्मोन धीरे धीरे कम होते जाता है समय के साथ। ऐसा नहीं कि बहुत सारा हो गया इसलिए लोग एकदम ग्रोथ कर लिए हैं, ऐसा नहीं। उनमें ग्रोथ हार्मोन कम हो गया, जैसे उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उतना नहीं होता। जैसे अभी आप लोगों का जो हेयर का ग्रोथ हो रहा है उसके रेशियो में 80-85 ईयर्स, अगर 80 ईयर्स के लोगों का अगर हेयर ग्रोथ देखें तो उनके में कम होगा, आपके में ज़्यादा होगा। क्यों? अभी आपके में बढ़िया ग्रोथ हार्मोन चल रहा है, अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पीरियड है। समझ आ रहा है बात? सो ब्यूटी हार्मोन भी इसीलिए बोलते हैं, अगर फ्रेश सेल्स बनते रहेंगे तो स्किन बढ़िया लगेगा। ठीक है। कई बार जैसे जैसे मैं पतला दुबला हूँ तो मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, कितना भी खा पी लो, होता है जेनेटिक्स। तो कई बार जैसे कई लोग बोलते हैं कि 10 साल पहले देखे थे तभी भी वैसी दिख रहा है, अभी भी देखें तो भी वैसी दिख रहा है। होता है। समझ आ रहा बात? हो सकता है 10 साल बाद आप मेरे को देखो तो भी मैं ऐसे ही दिखूँ, होता है ऐसा। तो अगर बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है वो अगर एकदम मेंटेन है ना तो चीज़ें स्मूथ चलती हैं। कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है गांव देहात के या कहीं भी, लोग जो बाल एकदम सफ़ेद है और थोड़े से डल डल सा स्किन दिख रहा है, मैं एज पूछता हूँ तो 30-32 जो एकदम बुजुर्ग दिखते हैं। कई बार तो मेरे कैसा लगता है मैं अंकल बोल दूँ मतलब 35 साल वालों को, क्योंकि मैं 35 प्लस हूँ। ठीक है। कई लोगों को ऐसे दिखते हैं जो थोड़े से अंकल है। कई लेडीज आती हैं पेशेंट मेरे पास तो थोड़ी एकदम बुजुर्ग लगती हैं और एज जब बताते हैं तो 35, मेरे से भी छोटे लगते कई लोग, होता है ऐसा। तो कोई भी हार्मोन जो स्पेशली ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेंटेन रहेगा अगर ये हार्मोन लेवल मेंटेन है तो। क्लियर हो रहा है बात? देन नेक्स्ट, ये क्लियर है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म स्केलेटल, बाकी सब चीज तो हम आगे आप लोग रीड कर लेना है ना। तो इसमें जो कंडीशंस होती है बेटा, जो ग्रोथ हार्मोन है ये कम या ज्यादा हो सकता है ना। तो अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया, डिक्रीज हो गया, दोनों में कम हो सकता है, या तो चाइल्ड में हो सकता है या एडल्ट में, है ना। यहां से आता है एग्जाम में। अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो चाइल्ड में अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, हाइट नहीं बढ़ेगी, स्केलेटल ग्रोथ नहीं होगा, तो क्या होगा, बौने हो जाएंगे, है ना। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एटिलियोसिस, या एक प्रकार से ड्वार्फिज्म है, एटिलियोसिस। समझ आ गया? बस डायरेक्टली ना ये याद रखना डिसीज का नाम। वही सेम चीज अगर एडल्ट में हुआ तो बोलो, अगर एडल्ट में हुआ तो जाइजेंटिज्म, वो तो हाइट बढ़ने को बोलते हैं बेटा। हाइट कब बढ़ेगा, हाइट कौन बढ़ा रहा है, ग्रोथ हार्मोन। ज्यादा हो गया तो ज्यादा हाइट बढ़ा देगा। यहाँ तो हम कम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, सेम अभी चीज मैंने समझाया ना, बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे कि जो एडल्ट है, एडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो क्या होगा, वो नॉर्मल एज से ज्यादा का लगेगा, नॉर्मल एज से ज्यादा का लगेगा। समझ आ रहा है ना। उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, साइमंड्स डिसीज। साइमंड्स डिसीज। देन अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो वो भी दोनों में ज्यादा हो सकता है, बच्चों में भी और बड़ों में। बच्चों में अगर ग्रोथ हार्मोन कम ज्यादा हो गया तो भाई क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा हो गया तो सॉरी, ज्यादा हो गया तो जाइजेंटिज्म, ज्यादा हो जाएगा तो हाइट ज्यादा बढ़ेगा। कई लोगों को देखे हो आप लोग एकदम हाइट रहता है, कोई ऐसे देखे हो किसी को, कौन किसको देखे, खली देखा, खली क्या लंबा है, 7 फीट से भी ज्यादा, क्या है वो 7 फीट समझते हो,
बहुत होता है। एडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो अब थोड़ी ना कि सर एकदम ब्यूटीफुल हो जाएंगे, ब्यूटी हार्मोन है एकदम सुंदर, अति सुंदर, ऐसा नहीं होता। ज्यादा होना भी खतरनाक, बॉडी का एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगा। बोन अब डेवलप, एडल्ट होने के बाद बोन का डेवलपमेंट नहीं होता है या और ग्रोथ नहीं होता है, जो हो गया हो गया। समझ आ रहा बात? इसीलिए एडल्ट होने की वजह से आप लोग अब एडल्ट के एज में आ गए हुए है ना, 18+ हो गया, अब हाइट बढ़ाने के लिए कैप्सूल खा रहे हैं, सिरप खा रहे हैं, भैया कोई मतलब नहीं। 18 ईयर्स के आसपास में जो स्केलेटल होता है लगभग वो ऑसिफाई हो जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि 24-25 साल तक भी थोड़ा बहुत कुछ मिलीमीटर सेंटीमीटर में अगर ग्रोथ हो गया वो अलग चीज है, वो बहुत कम होता है। लेकिन एक बार हाइट बढ़ गया बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, वो कुछ 1-8 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर के आसपास हो गया बस, है ना, या 1-2 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर्स में होता है, बहुत ही कम। तो अगर एडल्ट में बहुत ज्यादा हो गया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्केलेटल ग्रोथ चालू हो जाएगा, उसको बोलते हैं एक्रोमेगैली। देखियो एक्रोमेगैली वाले को, एक्रोमेगैली में क्या होता है, गोरिल्ला लाइक फेस, ऐसा गोरिल्ला जैसा, ऐसे देखो ऐसे निकला हुआ माथा, चपटा, आंख, ऐसे आईब्रो ऐसे निकला, गोरिल्ला जैसा। देखो गोरिल्ला, समझ आ रहा है? जैसे हाथ आप लंबा लंबा बड़ा बड़ा, देखा खली, देखो क्या बड़ा हाथ है बेटा, वो ऐसे मुंडी रखेगा तो पूरा मुंडी में ही हमारा मुंडी उसके हाथ में आ जाएगा। जब वो WWE खेल रहा, मतलब खेलता था जब वो रेसलिंग में, तो इतना लंबा चौड़ा है वो ऐसे किसी पकड़ लेता था तो लोग ऐसे 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 करते रहते थे, पहुंच ही नहीं पाता था हाथ किसी का। समझ आ रहा बात? और पैर से ही मारता था इतना दूर से, भगवान जाने कितने फीट का तो पैर होगा उसका। समझ आ रहा बात? पैर से ऐसे मार दिया, पहुंचे ही नहीं, गिर गया आदमी। ठीक है, तो एक्रोमेगेली में क्या होता है बेटा, ये और किफोसिस भी होता है कभी कभी। किफोसिस मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका बोन भी एक्स्ट्रा ग्रोथ करता है। जैसे वो है ना मंत्रा को मिंत्रा नहीं बोल रहा हूँ, मंत्रा मालूम है? अरे रामायण में जी, अरे सजेशन नहीं देती, भड़काती है उसको। सजेशन नहीं बोलते हैं उसको, चुगली करना, भड़काना बोलते हैं। अरे मंत्रा, जो राम की जो मदर थी, हाँ हाँ, केकई की दासी कुछ थी ना, तो उसको कैसे राम की मदर कैसे भड़काती ना, उसकी मदर इन लोगों की जो केकई को, हाँ भड़काती है ना, तेरा बेटा होना चाहिए। तो फिर राम जी को फिर वनवास उसी चक्कर में मिलता है, तो उसको किफोसिस था। किफोसिस क्या होता है? कुबड़ सुने हो ना, ऐसा कुबड़ हो जाता है। हाँ, कैफोसिस कुबड़ होता है ना, वर्टिब्रल कॉलम का एक्स्ट्रा ग्रोथ, ऐसा हो जाता है ऐसा। ये क्यों होता है? ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होने के कारण होता है एडल्ट्स में, मतलब वो भी एक फीचर है। चलो समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। नेक्स्ट हार्मोन पे आते हैं। हाँ चलो, देन उसके बाद नेक्स्ट पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा है, जल्दी बताओ। देखो बाकी सब पढ़ाने की जरूरत है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा? थायराइड ग्लैंड को। तीसरा कौन सा है? हेलो चलो बता देते हैं, एसीटीएच एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स को, एड्रिनल ग्लैंड। चौथा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा? गोनैड्स को, दैट इज टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट करेगा। जीएनएच दो टाइप के हार्मोन को मिला के बोलते हैं, एफएसएच और एलएच। पांचवा पीआरएल, पीआरएल किसको स्टिमुलेट करेगा? मेमोरी ग्लैंड को, ताकि वहां से मिल्क सिक्रीशन हो सके। ठीक है, क्लियर है? देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा होगा? हाँ, एडीएच एंड वॉक्सटोसिन, वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये हम लोगों ने अभी देखा था, एडीएच और वैसोप्रेसिन। हाँ चल बता बेटा, एडीएच वैसोप्रेसिन का क्या रोल है? क्या रोल है?
नहीं पढ़ी हो तो क्या काम है? फंक्शन क्या है एडीएच और वैसोप्रेसिन? हाँ, और घर जाके पढ़ी हो? सही से बताओ। हाँ तो बताओ, जल्दी बता बेटा, दो ही फंक्शन है इसका, जल्दी। तो वही तो इम्पोर्टेंट है, बताओ जी। घर जाके पढ़े हो? ईमानदारी से बताओ। नहीं पढ़े हो बेटा? ट्यूशन आने से थोड़ी ना होता है कुछ, घर जाके पढ़ना भी है। बताओ बेटा, कैसे करेगा, वही तो सवाल है। बताओ, आप बताओ। हाँ आप बताओ, पढ़ते क्यों नहीं हो घर जाके तो? हैं? यहां से जाने के बाद उसको रिवाइज करोगे तब तो याद रहेगा। भाई जितना बता रहे हो उतना तो पढ़ो। पढ़ने को तो बहुत सारा है, एक महीने में हर चीज नहीं हो सकता, बट जो लिमिटेड बताया जा रहा है एटलीस्ट उसको तो पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप बताओ। अरे भाई इधर बता। वो तो बहुत सारा चीज काम आता है यूरिन को कंसंट्रेट करने में। पढ़े हो घर जाके? क्यों नहीं पढ़े? ये वाला क्या होता है? पिछले क्लास में यही तो बताया था, इंपॉर्टेंट है, हैं? एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन, ये जो मैंने आरएएस सिस्टम बताया था, एडीएच, वैसोप्रेसिन और एल्डोस्टेरोन बोला था ना, एक क्वेश्चन आता है वहां से। क्यों नहीं पढ़े हैं? अरे बेटा तो कितना भी कर ले, बायो में अगर तुम्हारा 250 भी क्रॉस नहीं हुआ तो कुछ सिलेक्शन नहीं होने वाला। फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना भी माथापच्ची कर लो, बायो अगर आप नहीं पढ़ पाओगे तो सिलेक्शन के दरवाजे तक बायो ही लेके जाएगा। रैंक अच्छा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से लाएगा, लेकिन बायो ही नहीं है तो कुछ भी कर लो फिर नहीं होने वाला। बायो स्ट्रांग होना चाहिए। घर जाके 1 घंटा भी रिवाइज करोगे ना, अगर सिर्फ 1 घंटा, मेरा जो टॉपिक है अच्छे से समझ लो, यहां पर अच्छे से समझ लो, घर जाके 1 घंटा बस नोट्स को रिवाइज कर लो, खटाक से पूरा याद हो जाएगा। और रिवाइज नहीं करोगे तो 2 दिन में ही भूल जाओगे सब। समझ आ रहा बात? आप कोई जीनियस नहीं है यहाँ पर, कोई भी जीनियस नहीं है, या कोई किसी का मेमोरी एकदम स्ट्रांग नहीं है कि एक बार सुने और हमेशा याद रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, हमारा भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम सुने और हमको याद रहेगा, बट आप रिपीटेड रिविजन करोगे तो याद रहेगा। बताओ तो कैसे करता है? किडनी में कहाँ पर करता है? किडनी इतना बड़ा है, कहाँ पर करेगा? बताओ। राही नहीं थी ये तो, बताओ। कहाँ करता है मम्मा? हैं? डिस्टल टिब्यूल। आप घर जाके पढ़े हो? नहीं पढ़ते हो? क्या मतलब घर जाके आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करते हो? एटलीस्ट जो पढ़ाया जा रहा है उतना रिवाइज करो ना, डेली डेली। ज्यादा तो आप पढ़ते नहीं हो, एटलीस्ट जो है वही तो पढ़ो। मतलब ये तो बड़ा गजब का बात हो गया कि आप पढ़ रहे हो यहाँ कुछ और, घर जाके पढ़ रहे हो कुछ और, दूसरे दिन ना आपको ये याद होगा ना वो याद होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप घर जाके अभी यहाँ पढ़ रहे हो कुछ और, घर जाके कुछ और पढ़ोगे, दूसरे दिन ना क्लास का याद रहने वाला है, ना ही हमने जो पढ़ा है सेल्फ स्टडी वो याद रहने वाला है। क्योंकि कोई भी चीज को 2 बार रिवाइज करोगे तब समझ आता है। बताओ आयुषी, एडीएच के फंक्शन कहाँ होता है? क्या होता है? शर्म करो, जी एपरेटस। एडीएच का 2 काम, पहला वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। दूसरा इट एक्ट्स ऑन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, डिस्टल कॉन्वर्टेड टिब्यूल में, ठीक है। इससे क्या होगा? वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। कहाँ से रीएब्जॉर्ब करेगा? डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड
बर्थ हार्मोन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। तो बर्थ हार्मोन क्यों करेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ठीक है। और दूसरा मिल्क इजेक्शन। खत्म, इतना ही याद रखो, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, इतना ही आता है, यही घूमते रहता है क्वेश्चन में। अब इतना बेसिक बेसिक नहीं याद रखोगे तो अब क्या याद रखोगे आप, हैं? बायो तो इतना सारा है, एटलीस्ट जो बेसिक बेसिक है वो तो याद रखो, घर जाके पढ़ो। 1 घंटा भी आप रिवाइज करोगे ना, 100% बता रहा हूँ आपको याद रहेगा। चलो हो गया। देन उसके बाद अब आते हैं पिनियल ग्लैंड को छोड़ो, आप लोग घर में पढ़ लेना, मेलेटोनिन बनाता है, स्लीपिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड ग्लैंड पे आते हैं सीधा। हो गया बेटा, चलो देन नेक्स्ट देखेंगे थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है बेटा? ये वाले हिस्से में हमारा, है ना। थायराइड ग्लैंड इसलिए बोलता है क्योंकि थोरैक्स कहाँ, ये कहाँ थोरैक्स, ये तो नेक रीजन है, ये थोरैक्स। हाँ, थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज के ऊपर आपको माया जाएगा। थायराइड कार्टिलेज क्या होता है? ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के ऊपर आपको मिलेगा, जैसे ये ट्रैकिया है, इसमें आपको मिलेगा ऐसा एच शेप्ड ऐसा ग्लैंड, ठीक है। एच शेप्ड ग्लैंड located above the trachea in the thyroid cartilage। चलिए तो देखेंगे इसका छोटा सा एक डायग्राम। ऐसा एच शेप्ड होता है, एकदम एच जैसा नहीं होता है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके चारों जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पर एक और ग्लैंड होता है, दैट इज पैरा थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। अब देखेंगे इसका जो टिश्यू है, इधर देखो, इसका जो टिश्यू है इसको मैंने निकाल के यहाँ दिखाया, तो मुझे यहाँ पर क्या दिखेगा बेटा? बहुत सारे ऐसे सेल्स, बहुत सारे सेल का ग्रुप है ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है? बहुत सारे थायराइड फॉलिकल्स, थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? थायराइड सेल्स। अब इधर देखो, पहले देख लो कितना लिखते रहते। थायराइड फॉलिकल के सराउंडिंग में कुछ और सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं सी सेल्स। सी सेल्स सिक्रीट कैल्सिटोनिन हार्मोन। सी सेल सिक्रेट कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो क्या करता है, यही लिख लेते हैं अपन फटाक से, ठीक है। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है, इट डिक्रीजेस कैल्शियम in blood and increases calcium in bones। कुल मिलाकर के ब्लड का जो कैल्शियम है उसको बोन में डिपॉजिट करने में हेल्प करता है। अब ये कब डिक्रीज करेगा? जब
कब डिक्रीज करेगा? जब कोई चीज इंक्रीज हो जाएगा। समझ आया? ये कब डिक्रीज करेगा? जब कैल्शियम अगर बढ़ गया ब्लड में, कैल्शियम अगर ज्यादा है ब्लड में, तो उस कैल्शियम को कहाँ मूव करेगा, कहाँ पर ले जाके जाएगा? बोन में, और बोन में स्टोर करने में हेल्प करेगा। क्लियर है इतना बात? चलिए, पैराथायरॉयड ग्लैंड इधर देखेंगे। पैराथायरॉयड ग्लैंड इट सिक्रीट्स पीटीएच और पैराथॉर्मोन, और इसको कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं, कॉलिप्स हार्मोन। इट सिक्रेट पीटीएच, दैट इज पैराथॉर्मोन। अब पैराथॉर्मोन का क्या फंक्शन है? इट increases calcium ion in blood. It increases calcium ion in blood. ये क्या है? It decreases calcium ion in blood. तो ये कब इंक्रीज करेगा? जब ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी। तो कहां से लाएगा? कैल्शियम का भंडार कहाँ है बॉडी में? कैल्शियम का भंडार कहाँ पाया जाता है बॉडी में? बोन्स में। बोन बना ही कैल्शियम स्टोरेज के लिए। समझ आ रहा है? बोन बना ही कैल्शियम स्टोरेज के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी को कंटिन्यूअस कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम स्टोर करके रखता है। तो ये कहां से लाएगा कैल्शियम? बोन से निकाल के ब्लड में लाएगा। समझ लो बेटा, बोन से निकाल के ब्लड में लाएगा। और कहां से एब्जॉर्ब, और कहां से लाएगा ब्लड में? कहां से आ सकता है कैल्शियम? और हम जो खाना खाते हैं, तो इंटेस्टाइन, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, वहां से भी कैल्शियम को ब्लड में एब्जॉर्ब करेगा और ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। और नेफ्रॉन में जो आयंस जा रहे हैं फिल्ट्रेट में, वहां भी कैल्शियम आयन होता है, वहां भी रीएब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। तो जहां जहां से कैल्शियम को खींच सकते हैं, वहां से खींचेंगे ब्लड में, और ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाया जाता है पीटीएच के द्वारा। समझ आया? और अगर इसकी कमी हो गई तो, इसकी कमी हो गई तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी ब्लड में, नॉट, है ना? ब्लड में कैल्शियम लेवल की डेफिशिएंसी होगी। हाँ, इसकी कमी हो गई तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी ना ब्लड में, तो उस कंडीशन को बोलते हैं टिटैनी। मस्कुलर ऐसा लॉक हो जाता है। बेटा मसल को भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, अभी मैंने पिछले क्लास में बताया, मसल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। और अगर ब्लड में कैल्शियम नहीं होगा तो ब्लड ही कैल्शियम मसल को जाता है। तो ब्लड में अगर कैल्शियम नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होता, ऐसे अकड़ जाता है ऐसा। जैसे कई बार मम्मी लोग बोलते हैं ना, दादी लोग, अकड़ गया है बेटा, थोड़ा पैर दबा दे बेटा, थोड़ा मालिश कर दे बेटा, थोड़ा सा देख ले बेटा, खींच दे बेटा, ऐसा करते हैं। तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण होता है मेनली। समझ आ रहा है? ब्लड में तो ये इसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज नहीं हो पाएगा, जिसके कारण मसल स्पाज्म, न्यूरल ऐसा झटके आना चालू, क्योंकि न्यूरॉन भी सिग्नल पास करता है कैल्शियम की मदद से। ब्लड क्लॉटिंग भी होता है कैल्शियम की मदद से। अच्छा, ये एक चीज ठीक है, एक कमी को तो मैंने बता दिया, मसल एकदम रैपिड स्पाज्म हो जाएगा, टिटेनियस है, लॉक हो जाता है मसल। अगर पीटीएच अगर एकदम बढ़ गया तो सारा कैल्शियम को खींच लेगा बोन से क्योंकि हम खाने में तो हमेशा कैल्शियम नहीं लेते ना ही किडनी से हमेशा कैल्शियम जा रहा है। तो एक ही रास्ता दिख रहा है, बोन से खींचो रे, लाओ बोन से। तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं पीटीएच ज्यादा होने से। समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट को समझ लो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो अगर पैराथायरॉयड हार्मोन अगर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? टिटैनी। और अगर ये इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर है? पीटीएच खत्म। तो अब अगर आप देखोगे तो पीटीएच और कैल्सिटोनिन ये दोनों किस टाइप के हार्मोन है? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म वाले हार्मोन, लेकिन दोनों एंटागोनिस्टिक है। ये क्या कर रहा है? डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, अगर ज्यादा हो गया तो, और वो क्या करेगा?
इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, अगर कम हो गया तो, कम होगा तो वो ज्यादा करेगा, ज्यादा हो जाएगा तो ये कम कर देगा। तो इसलिए दोनों एंटागोनिस्टिक हार्मोन, एक वर्ड है एंटागोनिस्टिक हार्मोन। तो यहां लिख लेना आप लोग, पीटीएच एंड कैल्सिटोनिन आर एंटागोनिस्टिक कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हार्मोन। ठीक, क्लियर है? इतना ध्यान से सुन लो, समझ लो, घर जाके सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेना, हो जाएगा। चलो, हो गया। तो पैराथायराइड यहां खत्म, थायराइड ग्लैंड का भी बचा है। थायराइड ग्लैंड में मैंने आपको बताया सी सेल्स, ठीक, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो जो थायराइड फॉलिकल है, अभी तक ध्यान देंगे, अब हम थायरोक्सिन के बारे में देखेंगे। जो थायराइड फॉलिकल है उसमें जो थायराइड सेल है, इस सेल में थायरोक्सिन बनेगा। कैसे बनेगा? टायरोसिन अमीनो एसिड, टायरोसिन से बनेगा थायरोनिन, थायरोनिन प्रोटीन। समझ लो बेटा, बाद में लिख लेना आप लोग, थायरोनिन प्रोटीन, जहां बोलूंगा तब लिखते जाना। टायरोसिन अमीनो एसिड से बनेगा थायरोनिन प्रोटीन, अमीनो एसिड मिलके थायरोनिन प्रोटीन। कौन बनाएगा? ये थायराइड सेल्स बनाएगा। थायरोनिन प्रोटीन जो है उसी से ही थायरोक्सिन बनेगा। लेकिन अब मुझे बताओ, थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन किसके स्टिमुलेशन से बनेगा? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अब इस पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस पे एक्ट करेगा, इस सेल्स पे, और ये टीएसएच के कारण क्या होगा बेटा? ये प्रोसेस चालू होगा। तो टीएसएच आया, इस सेल्स पे एक्ट किया, ठीक है। और थायरोनिन प्रोटीन में अब क्या होगा बेटा? आयोडीन ऐड होगा। इससे एक चीज बनेगा T1। T1 होता है मोनोआयोडोथायरोनिन। थायरोनिन प्रोटीन में एक आयोडीन ऐड है तो वो T1 कहलाता है, समझते जाओ। फिर ये जो T1 है, इस पे फिर से आयोडीन ऐड होगा, क्या बनेगा? डाई आयोडो थायरोनिन। फिर से ये T2 पे एक और आयोडीन ऐड होगा, क्या बनेगा? ट्राई आयोडोथायरोनिन। और इस पे फिर से आयोडीन ऐड होगा और क्या बनेगा? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। इसी को बोलते हैं थायरोक्सिन। इसीलिए थायरोक्सिन के लिए कौन सा सॉल्ट आयन की जरूरत है? आयोडीन। इसलिए बोलते हैं ना, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, नहीं तो थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी। ऐसा नहीं बोलते हैं थायरोक्सिन की कमी होगी, आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से बच्चा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, शारीरिक प्रॉब्लम जाएगी। ये सारी चीजें आप सुनते हो, पढ़ते हो। कई लोग देख घेंगा हो जाता है, देखो यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, गोइटर। तो गोइटर क्यों होता है बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो ये थायरोक्सिन की कमी, थायरोक्सिन की कमी इसलिए होती है क्योंकि आयोडीन नहीं खा रहे, तो आयोडीन युक्त नमक इसलिए खाना चाहिए। समझ आ रहा बात? ठीक है। खाते हो? अब नमक नहीं खाने से आयोडीन भी नहीं मिलेगा, मेन सॉल्ट से मिलता है ज्यादातर आयोडीन। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इन सभी के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आयोडीन अगर होगा और टीएसएच नहीं होगा तो भी थायरोक्सिन नहीं बनेगा, और अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है लेकिन आयोडीन नहीं है तो भी थायरोक्सिन नहीं बनेगा। अब हम क्या देखेंगे? फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन एंड उसके डेफिशिएंसी एंड उसका जो भी डिसीज है वो सारी चीजें। चलो इसको थोड़ा शॉर्ट में फटाक से कर लो। देखो इंपॉर्टेंट चीजें ही डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल।
जहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वही डिस्कस करेंगे। हो गया, हटा दें। चलिए फिर देखते हैं बेटा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन का सबसे जो मेजर रोल है दैट इज मेंटेन्स बीएमआर। व्हाट इज बीएमआर? बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? कई लोगों का आपने सुना होगा कि थोड़ा सा खाते हैं और हेल्दी हो जाते हैं, पता है? हाँ सर, हाँ मेरे साथ होता है ऐसा। तो ऐसा होता है ना, कई लोगों का सुने होंगे, आप भर भर के थाली भर भर के खाते हैं सुबह शाम, फिर भी ऐसे कैसे, तो बेचारे है ना। डाइट ठीक है, डाइट अच्छा है, फिर भी मेरा भी वैसे ही। कई लोगों का थोड़ा सा खाएंगे और हेल्थ बढ़ जाता है, वो तो और थोड़ा खाते हैं। फिर कई लोग कितना भी भर भर के खाएं वही चीज का वैसे ही, कहाँ जाता है भगवान जाने, है ना। कई बार सोचते हैं ना, और कई बार लोग ऐसे रहते हैं जितना खाते सब भाई स्टोर हो रहा है यहाँ ऐसा। ये सारा खेल बीएमआर का है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन दी बॉडी। समझा रहा है? मेटाबॉलिज्म का रेट। तुम्हारे साथ भी ऐसे होता है कि एकदम सोच समझ के खाती हो, इसमें इतनी कैलोरी है, ऐसे आजकल ऐसे देखते हैं ना, है ना, एक कटोरी चावल में इतनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, तो कई लोग उसको कैलकुलेट करके खाते हैं। हाँ एक चपाती, हाँ एक बॉल राइस, हाँ एक बॉल, हाँ हाँ पल दाल, ऐसा ठीक है, इतना आलू, इतना सब्जी, इतना फाइबर, भगवान जाने इतना ले सारे। भाई खाना है तो खा, नहीं खाना तो मत खा। दुनिया भर का पंचायत, है ना, मेरे को 25 किलो कैलोरी बस आज लेना है। नो नो नो, मैं ज़्यादा नहीं, ऐसा मेरा 25 किलो कैलोरी। अरे हाँ 25 किलो कैलोरी क्या गिन गिन के, वो भी साला खाना भी गिन नहीं रहे ना, किलो कैलोरी कितना बनेगा उस। ये जो किलो कैलोरी वाला जो कौन सा, एक्चुअल वो सब बीएमआर का खेल होता है, ठीक है। तो जो बीएमआर है इट इज अ रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म जो रहता है दैट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है? टू फॉर्म। और कैटाबॉलिज्म क्या है? टू ब्रेक। कोई भी चीज को ब्रेक करना है वो कैटाबॉलिज्म है। समझ आ? जब ये दोनों संतुलित रहते हैं तो मेटाबॉलिक रेट एकदम एवरेज चलता रहता है। जब एवरेज रेट चलता रहेगा तो क्या होगा? आप खा रहे हो, एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है बॉडी के द्वारा, और आप मेंटेन हो आपका हेल्थ। और कई लोगों में क्या हुआ? कई लोगों में एनाबॉलिज्म बढ़ रहा है, तो क्या होगा? जो भी आप खा रहे हो वो एनर्जी ब्रेक ज्यादा नहीं हो रहा है, जमा ज्यादा हो रहा है। तो अगर कोई भी एनर्जी का फॉर्म लाइक ग्लूकोज या फैट एनर्जी के फॉर्म है, अगर वो यूटिलाइज नहीं होगा तो स्टोर ही होगा, स्टोर होगा तो फैट के फॉर्म में स्टोर होगा, तो थोड़े समय भी जल्दी से बढ़ जाता है वेट। और कई लोगों में क्या होता है, आप लिए फटाक से यूटिलाइज हो गया,
है ना, थोड़ा स्टोर हुआ, यूटिलाइज हो गया, एकदम मेंटेन। तो उससे क्या होता है, कुछ भी खा लो वैसी चीज को वैसे। ये सारा कुछ जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, मतलब हमारा जो डीएनए होता है। अब ये थायरोक्सिन क्या होता है, इट इज अ प्रोटीनस हार्मोन। आप देखो आयोडोथायरोनिन प्रोटीन होता है, एक प्रकार के अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगा, देन वो आयोडीन ऐड होकर के हार्मोन बनेगा। तो ये कौन बनाता है, कोई भी प्रोटीन को सिंथेसाइज कौन करता है, डीएनए। और अगर हमारा डीएनए में ये रहेगा कि प्रोटीन ये सिंथेसाइज करने की कैपेबिलिटी कम है, तो थायरोक्सिन थोड़ा सा कम रहेगा। उससे क्या होगा, थायरोक्सिन कम है तो जो मेटाबॉलिक रेट है वो थोड़ा सा स्लो रहेगा, जिससे क्या होगा कि आप जब खाओगे तो वो जो फूड है उससे बहुत तेजी से एनर्जी नहीं बनेगा, स्लो एनर्जी बनेगा और कुछ स्टोर भी होते जाएगा। जैसे यहाँ कई लोग थोड़ा सा हेल्दी रह जाते हैं, थोड़ा सा फैट स्टोरेज के भाई एक जेनेटिक्स होता है, मतलब हमारे डीएनए पे डिपेंड करता है फैट कितने स्टोर होगा। जैसे हमारे जैसे आदमी, मेरे जैसे आदमी, ठीक है, बचपन से वैसे ही चल रहा हूँ तो वैसे ही है। क्यों, मेटाबॉलिक प्रोसेस एकदम कांस्टेंट चल रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस कांस्टेंट चल रहा है, जिसके कारण मैं कितना भी खा लूं, बहुत ज्यादा हुआ तो 1-2 किलो वेट बढ़ेगा। मतलब दिन भर सोया हूं, खा रहा हूं, एक तो डाइजेशन भी ऐसा नहीं है ना कि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि अगर बॉडी में एनर्जी है तो सारा प्रोसेस भी स्लो हो जाता है या थोड़ा सा कम हो जाता है। अब मैं बहुत ज्यादा खा रहा हूँ, बहुत ज्यादा सो रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा वेट 63 kg है अभी, ठीक है, 63 kg है। तो कोविड के समय जब घर में ही थे अपन 1 महीना, तो मेरा वेट 64.5 या 64 के आसपास पहुंचा था। समझ रहे हो कितना बड़ा था, 1-1.5 किलो। कई लोगों का 10-10 किलो बढ़ गया, 15-15 किलो बढ़ गया 2 महीने में, 20-20 किलो बढ़ गया। सही बोल रहा हूँ, 10-10, 15-15, 20-20 किलो बढ़ जाता है, होता है ऐसा। ये सब जेनेटिक्स, मतलब डीएनए ही सारा चीज रेगुलेट करता है, और थायरोक्सिन हार्मोन। तो बीएमआर समझ आ रहा है बात आप लोगों को कैसे हो रहा है। अगर ये वाला प्रोसेस अगर अच्छा है तो जो भी खाओगे फटाफट एनर्जी ब्रेक होगा, और अगर ये कम है, ये कम है और ये ज्यादा है, तो बस एनर्जी स्टोर होते जाएगा। समझ आया, इसलिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो हेल्दी हैं तो बहुत ठूस ठूस के खाते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो बेचारे और कम खाते हैं बेचारे और जो एकदम दिखते हैं वही लोग ठूस ठूस के खाते हैं। ऐसा तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं है ना, खाते हो ना बहुत ज्यादा अच्छे से। हाँ चलो, तो इट मेंटेन्स बीएमआर। अब दूसरा देखेंगे बेटा, ये भी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी विथ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के साथ इसका इफेक्ट अच्छा होता है, ठीक है। तीसरा ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रेन का डेवलपमेंट ग्रोथ हार्मोन के हाथ में उतना नहीं होता है। मेजरली अगर देखें, मेजर अगर फंक्शन देखें ब्रेन डेवलपमेंट का, तो मेनली ब्रेन डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थायरोक्सिन हार्मोन होता है। इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, अगर वो आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगी तो उसके बॉडी में थायरोक्सिन की कमी होगी, उसके बच्चे के बॉडी में भी थायरोक्सिन की कमी होगी, और बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो उतने अच्छे से नहीं होता है। समझ आ रहा है। इवन अगर छोटे बच्चे को अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं देते हैं तो उस बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा तो समझ रहे हो, कमजोर हो जाएगा बच्चा। अब ऐसे नहीं कि हाँ सर मेरे को लगता है मैं बचपन में आयोडीन युक्त नमक नहीं खाया इसलिए मेरे को चीज़ें याद नहीं रहती है, कुछ चीज़ जल्दी समझ नहीं आता है, ऐसा नहीं। आप सभी नॉर्मल हो, आपको लगता है कि आप थोड़ा एबनॉर्मल हो, बट वैसा नहीं, ठीक है। तो वो तो आप पढ़ते नहीं हो, मेहनत नहीं करते हो, रिवाइज नहीं करते हो, ध्यान नहीं लगाते हो, आपका कंसंट्रेशन नहीं होता, इसीलिए आपको चीज़ें याद नहीं होती या समझ नहीं आता, यही एक कारण है। आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ऐसा समझ आ रहा है। आप वैसा नहीं हो, समझदार हो आप लोग, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी चीज़ तो समझते ही हो, इतना तो मुझे मालूम है। तो ब्रेन डेवलपमेंट मेजर जो रहता है इसी के हाथ में होता है। चलो अब देखते हैं थायरोक्सिन हार्मोन किसी के में कम होगा और किसी में ज्यादा होगा। थायरोक्सिन हार्मोन डिक्रीज भी होगा और थायरोक्सिन हार्मोन इंक्रीज भी होगा। समझ आया बात।
डिक्रीज हो सकता है बेटा, बच्चों में भी हो सकता है और बड़ों में भी हो सकता है। चाइल्ड एंड एडल्ट, चाइल्ड एंड एडल्ट। स्पीड ठीक जा रहा है? हाँ, जहां जरूरत है वहां थोड़ा ज्यादा समझाऊंगा। चाइल्ड में अगर कम हो गया तो मैंने आपको एक चीज वर्ड लिखाया है, बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी थायरोक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या हो जाएगा? बच्चों की हाइट कम हो जाएगी, बच्चों की हाइट कम हो जाएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म। तो क्रेटिनिज्म में क्या होगा भैया? ये भी एक प्रकार से क्या है बोलो? ड्वार्फी है। फटाफट लिख लो। तो अब मुझे बताओ, अगर किसी के बॉडी में थायरोक्सिन की कमी है तो उसके में कैटाबॉलिक प्रोसेस स्लो होगा, मतलब एनर्जी जो बन रहा है वो प्रोसेस कम होगा। तो बहुत एक्टिव होगा या स्लो होगा? स्लो होगा, आलसी होगा। अब आलसी क्यों होगा? थायरोक्सिन जो होता है वो कैटाबॉलिज्म को अच्छा मेंटेन करके रखता है, मतलब एनर्जी बनाने के प्रोसेस को। एनर्जी बनेगा तो आदमी क्या रहेगा? एनर्जेटिक रहेगा। प्लस एनर्जेटिक होने के लिए खाली एनर्जी नहीं बनाना है, एनर्जी को पहुंचाना भी, मतलब एनर्जी के सोर्स को भी पहुंचाना, मतलब ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखेगा, हार्ट बीट को भी मेंटेन करके रखेगा। समझ आ रहा बात? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो सेचुरेशन होता है उसमें भी हेल्प करता है थायरोक्सिन हार्मोन। तो अगर किसी का थायरोक्सिन की कमी आ गई तो क्या होगा? प्लस एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताना भूल गया, BMR का मतलब होता है बेटा कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब इधर देखो, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। अब इधर देखेंगे, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP, है ना, और कुछ एनर्जी जो होता है वो हीट के फॉर्म में लॉस होता है, कुछ एनर्जी का हीट के फॉर्म में लॉस होता है। ये हमारे रेस्पिरेटरी प्रोसेस में ये होता है, कुछ एनर्जी जो होता है ATP बनता है और कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में बॉडी से लॉस होता है। वही हीट हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में हेल्प करता है। आप लोग कभी सोचे नहीं होंगे अपने जीवन में कि साला हमारा बॉडी गर्म ही कैसे रहता है, अंदर कोई हीटर लगा है क्या? ये हीट आता कहाँ से है? ये हीट हर एक सेल के द्वारा, रेस्पिरेटरी प्रोसेस के द्वारा जो कुछ एनर्जी का वेस्टेज होता है वो हीट के फॉर्म में होता है। वही हीट हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में हेल्प करता है। ये प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी थायरोक्सिन हार्मोन होता है। समझ आ रहा बात? क्यों? ये किस टाइप का प्रोसेस है? एनाबॉलिक है कि कैटाबॉलिक है? ये एनाबॉलिक भी है, कैटाबॉलिक भी है। एनर्जी बनने के प्रोसेस के तरफ देखें तो ये एनाबॉलिक, और ग्लूकोज फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। समझ आ रहा बात? तो अगर थायरोक्सिन हार्मोन अच्छा है तो ये अच्छे से होगा, अच्छे से होगा तो ATP अच्छे से बनेगा, ATP बॉडी में अच्छे से रहेगा तो एनर्जेटिक रहेंगे, प्लस हीट भी अच्छे से रहेगा। दूसरी चीज, अगर थायरोक्सिन ज्यादा बन गया तो मैंने आपको बताया है हार्ट रेट कौन कौन से हार्मोन से बढ़ता है? 3 हार्मोन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन हार्ट रेट को बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर थायरोक्सिन बढ़ गया तो क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा होता है? मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए, क्योंकि ये मेटाबॉलिक हार्मोन है। तो अगर थायरोक्सिन ज्यादा हो गया तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने के लिए जो भी रॉ मटेरियल है उसको सेल तक पहुंचाना है। तो सेल तक कौन पहुंचाता है? ब्लड। तो ब्लड फास्ट जाएगा तभी तो जल्दी जल्दी एनर्जी बनेगा। तो ब्लड फास्ट कैसे जाएगा? 2 तरीके से, हार्ट रेट को बढ़ा दो, हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा दो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा, जिससे कि तेजी से ब्लड जाएगा टिश्यू के पास और टिश्यू में तेजी से ब्रेकडाउन चालू होगा। और क्या होगा? ज्यादा ब्रेकडाउन होगा थायरोक्सिन ज्यादा होने के कारण, तो एनर्जी ज्यादा बनेगा, ज्यादा, साथ में हीट भी ज्यादा बन रहा है तो बॉडी एकदम गर्म रहता है। गर्मी में भी ठंडी का एहसास सुने हो? कौन सा ऐड में आता है? डर्मी कूल पाउडर आता है ना, गर्मी में भी ठंडी का एहसास, बस पाउडर लगा दिए, छोटा AC। देखियो ना शाहरुख का छोटा AC। यहां पर आप क्या बोलोगे? हाँ, अगर यहाँ थायरोक्सिन बढ़ गया तो ठंडी में भी गर्मी का एहसास।
कौन दिलाएगा? इंक्रीज्ड थायरोक्सिन। ठंडी में भी गर्मी, क्यों? ठंड बाहर है, उससे क्या करना, बॉडी में तो हीट बन रहा है ज्यादा एनर्जी बनने के कारण। समझ आ रहा है बात? अगर वही चीज मैं उल्टा कर दूं, थायरोक्सिन कम कर दूं, अब हार्ट रेट कम, एनर्जी फॉर्मेशन कम, एटीपी कम, तो क्या होगा? क्या होगा? स्लो हो जाएगा, सुस्त रहे, लेथार्जी रहेगा, और बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? समझ आ रहा है बीएमआर कैसे होता है कंट्रोल, कैसे क्या होता है? चलिए, तो एडल्ट में अगर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? जो नाम है उसका क्या? मिक्स एडिमा। मिक्स एडिमा, मिक्स एडिमा के कारण हैशिमोटोस डिसीज होता है। दूसरा होता है बेटा गॉइटर। गॉइटर क्या है? आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी होगा तो क्या होगा? थायरोक्सिन नहीं बनेगा, दैट इज डिक्रीज थायरोक्सिन इन एडल्ट, दैट इज गॉइटर, सिंपल गॉइटर। इसमें आयोडीन युक्त नमक दो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मिक्स एडिमा, हैशिमोटोस डिसीज। अब देखो बेटा, मिक्स, आप लोगों ने सुना होगा किसी किसी को, आजकल मैक्सिमम लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम। आप सुनते हो तो क्या बोलते हैं? मेरे को थायराइड है। अच्छा, आप लोगों के पास थायराइड है ना? तो आप भी बोलना मेरे को भी थायराइड है। सामने वाला डर जाएगा, इतने छोटे उम्र में थायराइड, बेचारे। अरे बाबा, थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड है का मतलब हाइपर नहीं, हाइपोथायराइडिज्म। मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइपोथायराइडिज्म होता है। हाइपोथायराइडिज्म के केसेस बहुत कम होते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या करते हैं? मेडिसिन खाते हैं। अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म अगर हुआ, उसी को हम मिक्स एडिमा बोलते हैं। अब ऐसे थोड़ी ना डॉक्टर के पास जाओगे कि डॉक्टर साहब मोला का हो है, आपको मिक्स एडिमा की प्रॉब्लम का बोले? मिक्स बोले, दूसरे डॉक्टर के पास चलो, थायराइड है दाई, तोला थायराइड है, हाँ बाबू दवाई दे दे, बने डॉक्टर रस। समझ आ रहा है? अब वो ज्ञान दे रहा है मिक्स। काहे ज्ञान देते हो भाई? सीधा बोलो हार्ट अटैक आया है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, आपको मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, कहा बोले बाबू कहा रे? ठीक है, दूसरा डॉक्टर पास चलो। दूसरा डॉक्टर, हार्ट अटैक है दाई, तो हार्ट अटैक, हाँ बाबू इलाज करते हैं। हार्ट अटैक सुने हो महू, वहां हार्ट अटैक होते। अभी मायोकार्डियल इन्फाक्शन, वो उसको लग रहा है कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, मतलब वही चेक लौती है जिसको बीमारी हुई है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अरे मत बोल भाई। अब इलाज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन ब्लॉकेज हो जाता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो CABG होता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब कोई आया, देखिए आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, आपको कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, पूछ के आवत हो, निकल यहां से भैया, क्या क्या बीमारी का नाम बता रहे और क्या क्या इलाज, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। दूसरा डॉक्टर के पास गए, दाई तोला हार्ट अटैक आया है, बाईपास सर्जरी कर दो। हाँ कर दे बाबू, अभी लेटो। ठीक है, अभी लेटो। समझ आ रहा है ना उसको, सुने हैं वर्ड। अब जबरदस्ती तुम ज्ञान पेल रहे हो, तो ऐसे को अच्छा नहीं समझते, तो जनरल टर्म यूज किया जाता है। तो वैसे ही थायराइड है तोला, मिक्स एडिमा बोलोगे भाग जाएंगे। थायराइड तो एक्चुअल में उसी को मिक्स एडिमा को ही थायराइड बोलो। तो थायराइड एक्चुअल में हाइपोथायराइडिज्म है। अब आप उसको बोल दोगे हाइपोथायराइडिज्म है, वो भी चकरा जाएगा, ये क्या है, सुने नहीं है अपन। थायराइड सुने हैं, ये हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, पहले वो ले नहीं पाएगा नाम बेचारा सामने वाला, गांव देहात का आदमी। ठीक है, तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा मुझे बताओ कि थायरोक्सिन की कमी है, इससे क्या होगा? BMR कम हो जाएगा। इससे क्या होगा? एनर्जी फॉर्मेशन कम हो जाएगा, ATP कम होगा तो एक्टिविटी स्लो हो जाएगा। अच्छा, बॉडी का वेट बढ़ेगा या कम होगा? अगर एनर्जी टूट नहीं रहा है, मतलब ATP को भी तोड़ता है, थायरोक्सिन ATP को भी तोड़ने में हेल्प करता है। अगर एनर्जी टूट नहीं रहा है तो एनर्जी सेव होगा, सेव होगा तो क्या होगा? हेल्थ बढ़ते जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा बेटा, एनर्जी टूट ही नहीं रहा है तो हीट कम जनरेट होगा, एनर्जी कम ब्रेक होगा तो कम हीट बनेगा, बॉडी टेम्परेचर कम होगा, हार्ट बीट ब्लड प्रेशर लो होगा। समझ आएगा बात? जस्ट इसका उल्टा कर लो, हाइपरथायराइडिज्म। तो कभी कभी इसकी दवाई खाते हैं ना, उसका साइड इफेक्ट होता है, उसको हैशिमोटोस डिसीज बोलते हैं।
इट इज ऑटोथायरॉइडाइटिस। क्या बोले बाबू? ऑटो थायरॉइडाइटिस। तो ऑटोथायरॉइडाइटिस क्या होता है? ये मिक्स एडिमा में जो मेडिसिन खाते हैं वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे थायराइड ग्लैंड पे अटैक करता है। गरीबी में आटा गीला। ऑलरेडी थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन कम बन रहा था, अब हमारा एंटीबॉडी जाके और थायराइड ग्लैंड को मार रहा है। मर साला तू मर। ये क्या है? साइड इफेक्ट है मेडिसिन का। उसी को हैशीमोटोस डिसीज बोल, खतरनाक है ये एक प्रकार का क्या? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। याद रखना, इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। लिख रहा हूं मैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या बोले बाबू? ठीक, दवाई खा दाई तो दवाई खा, ज्यादा मत सोच। इसीलिए डॉक्टर लोग जो है यहाँ पर, कई लोग बोलते हैं उनके पास गया जो थोड़े पढ़े लिखे, थोड़े समझदार, बहुत कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा समझदार, जो गूगल बाबा होते हैं, उनको अगर आप बहुत ज्यादा मेडिकली आप नहीं समझाओगे तो वो लोग उस डॉक्टर को खराब समझेंगे। चला कुछ बताया नहीं, बस दवाई लिख के दे दिया, ठीक है। लेकिन भाई सभी लोग थोड़ी ना गूगल बाबा है। 95% से ज्यादा जो पब्लिक है वो तो नॉर्मल है, जिनको कोई लेना देना नहीं। भाई हमारी बीमारी है, तुम ठीक करो, हमको ज्ञान मत दो, ठीक है, ये वाला है। अब तो हर एक को ज्ञान देने तो ना बैठेगा, देखो तुमको ये प्रॉब्लम है, उससे ये हुआ, एंटीबॉडी ने अटैक किया तुम्हारे थायराइड ग्लैंड पे, उसको ऑटोथायरॉइडाइटिस बोलते हैं, एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। हाँ, आवत हो बाबू, रुक पूछ के तो ऐसे में गड़बड़ होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा हो गया तो इसमें जो डिसीज होता है, दैट इज एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। समझ आ रहा है? एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। अब उसमें क्या होता होगा समझ आ गया। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, आंख जो आई बॉल होता है बल्ज आउट हो जाता है। देखियो कभी आई बॉल बल्ज, वैसे आंख एकदम बाहर, ऐसे नहीं वो कार्टून टाइप का ऐसे स्प्रिंग निकल के ऐसा लटक रहा है स्प्रिंग, वैसा नहीं होता। जितना आई बॉल दिख रहा है उसका डबल से ज्यादा आई बॉल का साइज दिखता है। समझ रहे हो? बाहर आ गया, बाहर मतलब ऐसा पूरा लटक नहीं रहा है, मतलब समझ रहे बात को? अंदर से कोई धक्का मार दिया ऐसा बाहर, एकदम बल्ज आउट होता है, एकदम खतरनाक दिखता है। तो इनको चश्मा लगता है मोटा मोटा। जब मैं बचपन में स्कूल जाता था तो मैं जब स्कूल जाता था तो उस समय उस रास्ते से एक लेडी आती थी, है ना, लूना में। मैं साइकिल में जाता था, लूना में आती थी। उसका आंख इतना बड़ा बड़ा दिखता था और चश्मा इतना मोटा पहने थी, मैं देख के डर जाता था एकदम। फिर मेरे को आदत हो गई, मैं डरना बंद कर दिया। बाद में समझ आया उसको क्या होगा, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर था उसको। समझ आ रहा? अच्छा, वो पतली होगी कि